अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो अच्छी बात है वो यही शामिल करेंगे कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो कौमें होती हैं, और या हम अपनी ज़िंदगी की बात करें या फिर हम कौमों के फ्यूचर की बात करें, हर किसी को मुश्किल और कठिन मरहलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि आप उस मुश्किल वक्त को गुजारते कैसे हैं, उन चैलेंजेस से निमटने के लिए आप क्या तदाबीर करते हैं। और ऐसे बहुत से ज़िंदगी में हमारे चैलेंजेस आते हैं कि हमें लगता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते या हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखेंगे, चाहे वो कौमें हो या हमारी अपनी ज़िंदगी हो, तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो लोग और जो कौमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहती, जिस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो फिर वो पस्ती का शिकार हो जाती हैं। और कौमें सिर्फ बुलंदियों पर तभी फाइज होती हैं जब वो हर तरह की चीज़ से निमटने के लिए भरपूर ताकत और सलाहियत रखती हैं। और हमें चाहिए कि हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुश्किलात से लड़ने के लिए और हालात से लड़ने के लिए, हर तरह के चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार रहें और उनका मुकाबला करें। अभी जैसे हम करंटली सिचुएशन देख रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक तक जा पहुँचा है चीन से निकल कर। तो अब अगला चैलेंज पूरी दुनिया के लिए ये होगा कि हमने कोरोना वायरस को कैसे इरेडिकेट करना है, किस तरह से उसका मुकाबला करना है। तो हम सबको उसके लिए जो है वो अपनी मेहनत करनी होगी। यकीनी तौर पर जिस तरह से भी हिफाजती इक़दाम होंगे हुकूमतों की जानिब से भी किए जा रहे हैं, हमें इनफरादी तौर पर भी जो है ना, जो हमें बताया जाए हम उसको फॉलो करना है। और कौमें वही बनती हैं जो इसका डटकर मुकाबला करती हैं। और इसकी बात हम चाइना से भी ले लेते हैं कि हमने देखा कि चाइना ने तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर एक पूरा अस्पताल तामीर किया ताकि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको डील किया जा सके। सो आपका एक्शन प्लान हालात के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि जनाब अमवात हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं और लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाए। तो एक्शन प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैलेंजेस से निमटने के लिए। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ PSL की, जिसका मेला सजा हुआ है। और अब आज से मैचेस का आगाज़ होना है मुल्तान में। स्टेडियम तो बड़ा खूबसूरत तैयार कर लिया गया है। पिछली दफ़ा मैचेस नहीं हो सके थे, तो इस दफ़ा मुल्तान वाले लोग कितने एक्साइटेड हैं मैचेस को लेके। हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 12 साल बाद कोई भी इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। एक्साइटिंग की बात आप खुद ही समझ लें कि मुल्तानी शायकीन जो है, जो 35,000 की ये जो गुंजाइश है, इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। और 35,000 टिकटें फुल हो चुकी हैं। लोग बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी जिनकी टिकटें मांगते फिर रहे थे, लेकिन टिकटें अवेलेबल नहीं थी। एक्साइटमेंट इतनी है कि लोग शायकीन अभी से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। शाम 7 बजे मैच शुरू होना है, लेकिन शायकीन अभी से ही पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मुल्तान में बड़े अरसे बाद 12 साल बाद कोई मैच होने जा रहा है। अगर मुल्तान शहर की बात की जाए तो मुल्तान शहर पूरा का पूरा शहर PSL के रंग में ढल चुका है। जगह जगह तमाम जो सड़कें हैं, तमाम चौकों पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो PSL में शरीक प्लेयर हैं, जिनमें पेशावर ज़ल्मी है, मुल्तान सुल्तान है, कराची किंग के नेशनल इंटरनेशनल तमाम जो टीमों के पोस्टर हैं, इसके अलावा खिलाड़ियों के पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए हैं। और तमाम पूरा का पूरा शहर इस वक्त एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। दूसरी जानब 2008 में आखिरी जो इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश में खेला गया था, 2001 में ये पहली बार जो स्टेडियम है, पहले ये किला कोना कासिम बाग के दरमियान में स्टेडियम होता था। उसके बाद 2001 में ये इसको मुल्तान शहर से बाहर शिफ्ट किया गया और 2001 में पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ही खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने एक वाज़ेह बर्तरी हासिल की थी। और उसके बाद आज ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 2008 के बाद पहला रंग जमेगा, जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और जो मुल्तान सुल्तान होम ग्राउंड है, दोनों आपस में टकराएंगी। अब मुल्तान की अगर बात की जाए तो क्रिकेट की तारीख जो है ना मुल्तान में बड़ी अच्छी हमें मिलती है और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। इंज़मामुल हक साहब का शहर है जनाब, तो उनके फैंस भी यकीनन होंगे। और क्या कहते हैं, जब शायकीन के मुल्तान का जो टैलेंट है, मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, उसको कितना जो है ना वो समझते हैं कि वो मजबूत टीम है और उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, मुल्तान के सुल्तान के शायकीन के हवाले से बात की जाए तो इंतमामुल हक के बाद आज मोहम्मद इरफान जो दराज कट फास्ट बॉलर है वो भी अपने होम ग्राउंड पर पहली दफ़ा खेलते नज़र आएंगे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी, बेशक वो मुल्तान सुल्तान के रिहायशी तो नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान में होने के बायस उनको भी लोग देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसा ही हमारी शायकीन से भी बात होती थी, उनका यही कहना था कि शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा मोहम्मद इरफान है, शान मसूद हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर की बात की जाए तो मोइन अली जो इंग्लैंड से हैं, रवि बपारा हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर इमरान ताहिर को देखने के लिए शायकीन आएंगे। दूसरी जानब अगर पेशावर ज़ल्मी में भी बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी में भी जो राहत अली है वो मुल्तान के ही रिहायशी हैं, लेकिन वो जो पेशावर ज़ल्मी मुखालिफ टीम से खेले हैं उनको भी लोग सपोर्ट करने के लिए उनकी भी फैमिली यहाँ पर पहुँचेगी। उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि बेशक वो मुल्तान सुल्तान में तो नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। अच्छा आसिफ, जब हम स्टेडियम की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इंतजामात भरपूर तरीके से यकीनी तौर पर किए गए। कल टीम वगैरह आई है, वो सेटिस्फाइड हैं इंतजामात से, और दूसरी बात ये कोई प्रैक्टिस वगैरह भी इन्होंने की है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो पाकिस्तान का सबसे दूसरा बड़ा स्टेडियम है, और ख़ूबसूरती के हवाले से बात की जाए तो ये खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। यहाँ पर 35,000 से ज़ायद जो शायकीन बैठने की गुंजाइश है। और दूसरी जानिब बिल्कुल कल दोनों टीमों ने यहाँ पर शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रैक्टिस की है। दोनों टीमों के कैप्टन, दोनों टीमों के प्लेयर्स ने यहाँ पर शान मसूद और आमिर खान जो अंडर 19 के प्लेयर है, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले यही कहा था कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो पेशावर जो PSL 5 है जो मुल्तान में भी पहुंच चुका है, जो दुबई अबू धाबी से शुरू होकर कराची और लाहौर तक पहुंचा था, आज वही मेला जो है मुल्तान में सजने जा रहा है, जिसके बाद शायकीन में भी काफ़ी जोशो खरोश है। तो वहीं पर जो प्लेयर्स हैं उनमें भी जोशो खरोश है, क्योंकि ये खूबसूरत तरीन स्टेडियम में शामिल होता है। 33 करोड़ रुपए की लागत से इसको अपग्रेड किया गया है, जिसमें यहाँ पर बाउंड्री वाल हैं, मीडिया सेल हैं, इसके अलावा पवेलियंस हैं, सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड है वो भी लगाया गया है। और यहाँ पर इसी वक्त जो आज शाम 7 बजे देखने को मिलेगा कि शायकीन से भरपूर ये स्टेडियम होगा, यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान रंग जमाएंगी। शायकीन जोशो खरोश अल्लाह गुल्ला यकीनी तौर पर मोहम्मद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने जा रहा है मुल्तान के स्टेडियम में, और बड़े अरसे के बाद, जैसे आसिफ भी बता रहे थे कि 2001 में जो है ना वो इंटरनेशनल मैच हुआ था, उसके बाद से अब स्टेडियम को दोबारा से रेनोवेट किया गया और अब उसमें मैच होगा। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक्साइटमेंट लेवल है, खूबसूरत मुकाबला होगा शाम 7 बजे। तो स्टे ट्यून्ड, और PSL का जो कलर्स हैं वो सब हम देख रहे हैं कि वो मज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आज हम बात करने जा रहे हैं स्मोकिंग के ऊपर, और ना सिर्फ स्मोकिंग, हम सब जानते हैं क्योंकि जब आप सिगरेट का डब्बा ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर इतनी भयानक तस्वीरें बनी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना स्मोकिंग कर रहे होते हैं लोग, और ना सिर्फ खुद कर रहे होते हैं बल्कि जो आस पास इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं उनको भी स्मोकिंग इफ़ेक्ट कर रही होती है। माहौल हमारा जो है वो ख़राब होता जा रहा है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो अब इस बुरी आदत से बचना कैसे है? सबसे बड़ा मसला यही होता है, जो लोग कहते हैं कि जनाब मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं सकता, तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और फिर कैसे इस बुरी आदत को छोड़ना है? तो इस तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमें ज्वाइन करे हैं डॉक्टर तलहा महमूद साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर तलहा। और साथ साथ हमारे साथ तलाल ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, जो कि मेंटल हेल्थ एडिक्शन एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी वेलकम करेंगे शो में। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो जब हम आज बात करने जा रहे हैं कि एक तो स्मोकिंग हम बड़े जो है ना अवेयर करने की कोशिश करते हैं, और बात होती है डॉक्टर साहब, डॉक्टर तलहा, कि जो है वो स्मोकिंग के नुकसानात हैं, बेशबहा नुकसानात हैं, आपको हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, आपकी पूरी बॉडी मुतासर हो रही होती है। बट स्टिल हम चाहेंगे कि इनिशियली हम बात करें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, फिर छोड़ने की तरफ भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। टोबैको स्मोकर्स में जो डिजीज़ हैं, जो ह्यूमन हेल्थ पे जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं सिगरेट से और किसी भी किस्म के तंबाकू से, वो तमाम हमारे जो ऑर्गन्स हैं और जो सिस्टम्स हैं वो सिगरेट से मुतासर होते हैं। बाल से लेके, स्किन से लेके, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। सो एडवर्स इफ़ेक्ट्स, जो बुरे असरात हैं, मुज़र असरात हैं तंबाकू के, वो तमाम हमारे ऑर्गन सिस्टम्स पे आते हैं और किसी भी सिस्टम की बीमारी हो सकती है। जैसे खुदा न खास्ता किसी को फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, या एक सिगरेट नोशी की वजह से होने वाला दमा होता है जिसमें सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। या खुदा न खास्ता किसी को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, किडनीज से रिलेटेड, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन की अर्ली एजिंग, आइज़ की वीकनेस, हेयर लॉस, इवन इनफर्टिलिटी और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। तो यानी ये तो वो बात हुई कि आप पैसे देके ना बीमारी खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी सही बात। जिस तरह से डॉक्टर तलहा बात करें, तलाल साहब, जब हम बात करते हैं कि सिगरेट लोग ज़्यादातर इसलिए पीते हैं कि जनाब बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और दिमाग को सुकून मिलता है, रिलैक्स हो जाते हैं स्ट्रेस में। जैसी अभी देखें ना, कोई भी टेंशन की बात हो, बस लोग बाहर जाते हैं और स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं कि अब सब रिलीफ मिल जाएगा। ये किस हद तक ठीक है फिनोमेना, तलाल साहब? देखें, अनफॉर्चुनेटली सिगरेट जो है वो उतना ही एक्सेप्टेबल ड्रग है जितना कि चाय और कॉफ़ी हैं। और जो सिगरेट है ये किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब हम किसी जहनी तनाव का या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, फॉर इंस्टेंस 1 से 10 के स्केल पे, तो जब हम सिगरेट लेते हैं तो सिगरेट कंज्यूम करने से कोई 10 ग्राम निकोटीन जो है वो सिगरेट के ज़रिए हमारे अंदर जाती है, जिससे कि हमारा स्ट्रेस का लेवल 10 से 8 पे या 9 पे आ जाता है और हमें यूँ महसूस होता है वक्ती तौर पर जैसे कि हम बहुत रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन असल में वो हमें इतना मामूली सा रिलैक्स करता है जिससे कि हमारा बुनियादी मसला हल नहीं होता। और इस एक केमिकल के साथ हम 3999 और केमिकल भी जो है वो कंज्यूम करते हैं, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत हैं और फिर हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। सही। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं डॉक्टर तलहा साहब कि हमारी ना ये सोसाइटी में एक फैशन भी है जी, कि देखें ना, अब जैसे तलाल साहब बात करें कि इतना स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता जितना जी हमने वो बनाया हुआ है कि बस मुझे गुस्सा आ रहा हो। एक हमारा ये एक्शन है बेसिकली कि हम अपने आप को जो है मेंटली शायद रिलैक्स करते हैं खुद ही। ये तो सारा माइंड गेम है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक्चुअली जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि सिगरेट टेंशन कम नहीं करती बल्कि बढ़ाती है। उसकी वजह ऐसे है कि आपको निकोटीन की डिपेंडेंस हो गई है। अब जैसे कि तलाल साहब ने भी फरमाया कि हज़ारों केमिकल्स हैं जो एक सिगरेट में स्मोक किए जा रहे हैं। सही। इट्स मोर देन 5500 केमिकल्स जो एक सिगरेट में पिया जाता है, और उसमें निकोटीन वाहिद सब्सटेंस है जो कि एडिक्टिव है, जिसकी बार बार लेने की तलब होती है। तो आप अगर किसी फंक्शन में बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, तो आपको बार बार आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है कि मैं बाहर निकलूं और मैं स्मोक करूं ताकि आप अपनी अर्ज पूरी कर सकें। सो एक्चुअली स्ट्रेस बढ़ता है सिगरेट पीने से, क्योंकि आप एक पिएंगे, आपकी बॉडी में केमिकल जाएगा, यूटिलाइज होगा, थोड़ी देर बाद आपको फिर तलब होगी। वैसा ही है। तो बेसिकली इट्स एन एडिक्शन, और इसकी स्मोकिंग की एडिक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सही। निकोटीन वाहिद सब्सटेंस है जो एडिक्टिव है और जिसकी एडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारा ब्रेन इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। और जब स्मोकर्स स्मोक करते हैं तो विद इन 7 सेकेंड्स निकोटीन ब्रेन तक पहुंचती है और आपको एक रिवॉर्ड की फीलिंग होती है। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये जो तलाल साहब बात करें ना, ये एडिक्शन की जो बात हो रही है कि तलब की जो बात है, ये तलब आखिर होती जैसे कि अभी बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि क्यों है। अब इससे जो है ना वो बचना कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं कि भाई ना हो, अपने दिमाग को तैयार करना है, अपनी बॉडी को तैयार करना है, कैसे? देखें, सिगरेट जो है वो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है और एक गेटवे ड्रग है जिससे कि और बहुत ज़्यादा तबाहियाँ जो है वो और बड़े बड़े नशों की तरफ जो है वो रास्ता हमवार होता है। और इससे जो है वो 2 तरीके से बचा जा सकता है। एक तो अगर आप
पहले ही सीख लें कि आप फैसला कर लें अपनी लाइफ में कि आपने स्मोकिंग और एडिक्शन से कैसे बचना है। अपनी ट्वीन्स जिसको हम कोई 11-12 साल की उम्र कहते हैं, क्योंकि अब 13-14 साल की उम्र के अंदर अमूमन बच्चे स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। सही है। तो अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर लिया जाए तो ये तो बहुत ही मुनासिब है। लेकिन अगर कोई इस इल्लत के अंदर जो है वो अगर फंस गया है, क्योंकि ये बहुत एडिक्टिव सब्सटेंस है, तो इसको विल पावर की बेस के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। एक विल पावर जो है वो एक ट्रैप होता है और इसके लिए हमें सर्टेन स्किल्स जो है वो यूज़ करनी की ज़रूरत होती है ताकि हम इससे बच सकें। तो सबसे जो पहला काम वो ये करना होता है कि हमें स्मोकिंग के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो एक पेज के ऊपर लिस्ट डाउन करने की ज़रूरत होती है कि आखिर हम जो सिगरेट पीते हैं तो उसके हमें क्या फ़वाइद होते हैं वक्ती तौर पर, और शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे इसमें क्या नुकसानात हैं, हमारे घर वाले इसके मुतालिक क्या कहते हैं, हमारी सेहत को कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, हमें सांस लेने में क्या दिक्कत होती है, हमारे मुंह से स्मेल आती है। जब हमें सबसे पहले इनफ रीज़न्स चाहिए होती हैं और इनफ मोटिवेशन चाहिए होती है ताकि हम सिगरेट क्विट करने के ऊपर प्लान कर सकें। जब हमें इनफ मोटिवेशन मिल चुकी होती है तो फिर हम 2 यूजुअल मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं कोल्ड टर्की मेथड और दूसरा जो है वो कहलाता है वार्म टर्की मेथड। जो कोल्ड टर्की मेथड है इसके अंदर हम अचानक से सिगरेट को जो है वो क्विट करने का एक दिन फैसला करते हैं और सिगरेट क्विट कर देते हैं। लेकिन देखा गया है कि 100 में से खाली 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे छोड़ पाते हैं और बाकी 98% जो लोग हैं वो वापस स्मोकिंग करने पे चले जाते हैं। तो ज़्यादा जो रिलायबल मेथड है वो वार्म टर्की मेथड होता है और वार्म टर्की मेथड के अंदर हम सबसे पहले जो है वो अपने ट्रिगर्स तलाश करते हैं कि जो सिगरेट है वो हम किस किस टाइम के ऊपर पीते हैं, हमारी एसोसिएशन क्या क्या है सिगरेट के साथ। फ़र्ज़ करें कि अगर हम खाने के बाद फ़ौरी सिगरेट पीना चाहते हैं या चाय के फ़ौरन बाद सिगरेट पीना चाहते हैं तो हम सिगरेट को माइंडलेसली चूँकि पीते हैं, हम सोचते भी नहीं हैं और सिगरेट हमारी जेब से निकल के मुंह में लिट भी हो जाता है लाइटर के ज़रिए, तो तब हमें एहसास होता है कि हम सिगरेट चला चुके हैं। ये इतना माइंडलेस एक्टिविटी है तो हमें सबसे पहले इसको माइंडफुल बनाना होता है। और अगर हम खाने के फ़ौरन बाद सिगरेट पीते हैं तो हम इसको खाने से पहले पीना शुरू कर देते हैं। अगर चाय के साथ हमें सिगरेट की आदत होती है तो हम चाय पीने के 1 घंटे के बाद सिगरेट पी देते हैं। फिर अगर हम दफ्तर में हैं और हमें वॉशरूम में जाके सिगरेट पीने की आदत होती है तो हम वॉशरूम में जाने की जगह किसी और अनकंफर्टेबल जगह जैसे छत पे जाके पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको माइंडफुल बनाते हैं और बजाय इसके कि सिगरेट हमें कंट्रोल कर रहा हो हम इसको कंट्रोल करने की तरफ चले जाते हैं। सही। तो ये सारी उसके बाद हम जो है वो सिगरेट को जी तलाल साहब बोले। उसके बाद जो है वो हम सिगरेट को यूँ भी करते हैं कि जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिगरेट को जो है जो ट्रिगर्स होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसके अंदर जो है वो हमें सिगरेट, जैसे अगर हम मसले को हल करना चाहते हैं तो फिर हमें सिगरेट की जो है वो होती है क्रेविंग। और अगर हमें सिगरेट हम अगर फ़र्ज़ करें कि फ़ैसला करते हैं कि हमने सिगरेट अगर छोड़ना है तो हम कोई 30 से 40 डेज़ के बाद की कोई डेट देते हैं अपने आप को कि हम अगले जो है वो, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आज 26 तारीख़ है तो हम कहते हैं कि हम 7 अप्रैल को सिगरेट क्विट करेंगे और 7 अप्रैल की अपने आप को जब हम डेट देते हैं तो हम उस दौरान अपने एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या क्रेविंग्स होंगी, हमें कैसे कैसे बेचैनी होंगी, हमारा मूड ख़राब होगा। हम अपने घर के अंदर अपने स्पाउस, भाई, वालिदैन में से किसी को कॉन्फ्रेंस में लेके या किसी फ्रेंड को हम बात कर सकते हैं कि हमें ये मुश्किलात होंगी तो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। फिर हम सिगरेट क्विट करने के दौरान ऐसी महफिलों को अवॉइड कर सकते हैं जहाँ पर, या ऐसे दोस्तों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये वार्म टर्की कहलाती हैं। और हम अपनी जो हैबिट होती है सिगरेट की, जब हमें क्रेविंग क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट करती है तो जब अगर हमें क्रेविंग हो तो फिर हम या तो अपने आप को सिगरेट से डिस्टेंस कर सकते हैं, यानी सिगरेट से अपनी जो है वो दूरी कैसे हमने मेंटेन करनी है हम इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स, जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपको क्रेविंग जो है तो किसी भी शख्स को 15 से 20 मिनट के लिए हिट करती है, तो अगर हमें जो ही क्रेविंग हिट करे तो हम उसको बजाय इसके कि सिगरेट पिए तो हम जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, वॉक करके फिर वापस आ जाते हैं। बेसिकली आपने डाइवर्ट करना है स्टार्ट में जो है ना वो अपने दिमाग को, ताकि आप इस तरफ बढ़ सकें कि हमने स्मोकिंग जो है जिस टाइम में आप करते हैं वो टाइम में ना करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि जनाब एक शख्स हमारे साथ स्मोकिंग कर रहा है, या बहुत सारे लोग घरों में स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हम पब्लिक प्लेसेस की बात करते हैं, लोग जना पब्लिक वैन्स में स्मोकिंग करते हैं जहाँ पर सब लोग मौजूद होते हैं, उनको किस हद तक इफेक्ट करती है स्मोकिंग, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग। अगर एक कमरे में सिगरेट पिया जाए और आप वहाँ से चले जाएं, तो जो केमिकल्स हवा में मौलिक रहते हैं वो कम से कम 6 घंटे वहाँ पे रहते हैं। 6 घंटे तक वहाँ पे वो स्मेल भी रहती है और वो केमिकल्स भी रहते हैं। ऐसी सूरत में जो लोग मुतासर हो रहे हैं, जो लोग स्मोक नहीं करते, मतलब हमारे पास बाज़ दफ़ा पेशेंट्स आते हैं, एक खातून आती हैं जिनको लंग में कैंसर होता है और उनके हस्बैंड स्मोकर होते हैं, तो वो बेसिकली पैसिव स्मोकिंग के नतीजे में डिजीज़ किसी दूसरे को लग जाती है। आप खुद तो मुतासर हो रहे हैं, साथ साथ बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं, दूसरों की हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है और उनको उतना ही नुकसान हो सकता है जितना सिगरेट पीने वाले को हो रहा है। बच्चों में बार बार इन्फेक्शंस होना, बच्चों में एस्थमा होना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रिपीटेड बार बार होना, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और वो ये समझते हैं शायद कि इस धुएं का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपके कमरे में भी कोई सिगरेट पीता है और पैसिव स्मोकिंग से आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको भी उतने ही हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं जितने कि एक्टिव सिगरेट पीने वाले को। दूसरा, जहाँ तक कॉमन फिनोमेना है कि जनाब यहाँ पर घर में पी रहे हैं तो पंखा चला दो तो अब धुआं उड़ जाएगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके साथ इंडोर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वहीं परसिस्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की कि सिगरेट में तकरीबन 5,500 केमिकल्स हैं और व्हाट इज़ इन अ सिगरेट, आप इसको अगर सर्च करें इंटरनेट पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, तो आपको पता चलता है कि हज़ारों केमिकल्स हैं इसमें। और वो केमिकल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस भी हैं, जो कि बॉडी में 15-16 किस्म के कैंसर्स कर सकते हैं। जो तर्क करने की बात है, मैं तलाल साहब से थोड़ा सा डिफ़र करूँगा। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट, व्हाट आई टेल माई पेशेंट्स, या जो ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच हम जो यूज़ करते हैं, उसमें अगर तो आप पेशेंट को कहते हैं कि जी आप आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट बंद करें, तो वो कभी बंद नहीं होते। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि पेशेंट 20 से 10 सिगरेट्स पे आते हैं, दरमियान में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, वो फिर 15 पे जंप कर जाते हैं, वो फिर 20 पे जंप कर जाते हैं। इसलिए मैं पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि ये मुजाहिदा है, आपने फाइट करनी है अपने आप से। ये ऐसे नहीं है कि जी आपने बस सिगरेट छोड़े आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी, आपका मूड इरिटेबल होगा, आपको इनडाइजेशन होगी, थोड़ा सा वेट गेन होगा, थोड़ी घबराहट होगी, थोड़ी स्ट्रेस होगा, नींद उड़ेगी, लेकिन आपने उससे फाइट करना है। इट्स नॉट ईजी। सो जो लोग रेडी टू क्विट हैं, पहली बात तो ये है कि पेशेंट शुड बी विलिंग टू क्विट, कि वो एक्सेप्ट करें कि जी ये हैजर्ड्स हैं और मैंने ये चीजें छोड़नी है, मैंने इस चीज से जान छुड़ानी है। एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, वो छोड़ना चाहते ही नहीं है, उनका क्या हो कर सकते हैं? कॉलर ले लेते हैं पहले, फिर जरा इस पे बात करते हैं कि जो लोग छोड़ना चाहते ही नहीं है लेकिन उनको कहा जाता है कि जनाब स्मोकिंग छोड़ें, वो कहते हैं नहीं छोड़ सकते, तो इस पे भी बात करेंगे। जकी हुसैन जकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जकी, क्या सवाल करना चाहते हैं? वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। हेलो, असद भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम जी, टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने एक दफ़ा ना सिगरेट मैं चूँकि पीता हूँ तो मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया और फ़ौरन छोड़ दिया, यकदम छोड़ दिया था। तो उसके बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, मतलब मुझे सांस लेने में मसला होने लग गया, खांसी के इशू होने लग गया और इस तरह से चीज़ें होने लग गई। तो क्या ये कोई वाकई टेक्निकली होता है कि आप फ़ौरन से इसको ना छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें? ये इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। सही, बिल्कुल। तो अभी आप मेरे ख्याल से यही बात आप भी कह रहे थे कि आपको सिम्टम्स आते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आपने अपने आप को रेडी करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने फाइट करना है, आपने एक जंग लड़नी है। ज़्यादातर जो टोबैको स्मोकर्स आपको कम्युनिटी में नज़र आते हैं, ये वो लोग हैं जो हेल्दी लोग हैं और जो स्मोक कर रहे हैं। इसलिए इनको देख के लोग इनकरेज होते हैं, फ्रेंड्स बैठते हैं, महफिलें होती हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में, जहाँ पे आपको हेल्दियर लोग स्मोक करते नज़र आते हैं। जो बीमार हैं, जो अफेक्टीज हैं स्मोक की वजह से, उनको अगर आपने देखना है तो आपको रेस्पिरेटरी वार्ड्स का विजिट करना चाहिए, जहाँ पे चंद कदम चलते हैं लोग और सांस फूल जाता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो चुके हैं, किसी को लंग्स में कैंसर है, किसी को एस्थमा है, किसी को COPD है, किसी को स्मोकिंग रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनसे वो लिटरली डिसेबल हो चुके हैं।
जहाँ तक बात है कि आप छोड़ते हैं, आपको अलामात होंगी, आप पहले यू शुड बी रेडी टू क्विट। आपको पता होना चाहिए कि एक हैजर्डस चीज़ है। मैं पेशेंट को कहता हूँ आपने एक दिन तो छोड़ना है, तो व्हाई नॉट अर्लियर, कि सही। आप जो इरिवर्सिबल डैमेज अपने लंग को कर रहे जी। हैं, आप अगर जल्दी छोड़ेंगे तो आपके हेल्थ हैजर्ड्स कम हो अब जाएंगे। ये भी देखें ना कि देखें आपको छोड़ने के बाद शायद वो सिम्टम्स 1 हफ्ते रहें, 2 हफ्ते रहें, लेकिन आप कंटिन्यूसली अपनी जो है ना वो ज़ात को नुकसान पहुंचाने से तो बेहतर है कि आप 1 हफ्ता या 10 दिन बीमारी सह लें। हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं। इम्तियाज़ हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। जी तलाल साहब कुछ कहिएगा, पहले 2 कॉलर्स शामिल करते हैं। जी इम्तियाज़ क्या कहेंगे? जी मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ जी मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिगरेट छोड़ना अगर चाहता है तो वो जो जोर लगा के आप कहते हैं कि वो छोड़ दे, तो वो कैसे छोड़ेगा, वो क्या स्किल क्या टेक्निक यूज़ करेगा छोड़ने के लिए। अगर एक बंदा जो है वो कोशिश करता है और उसे नहीं छूटती, अमेरिका के अंदर जो है वो तकरीबन हर साल 35,000 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं और नहीं जिसमें छोड़ से खाली 2,000 छोड़ पाते हैं। तो वो जो 2,000 हैं, अगर आप उसका डाटा निकाल के देखें तो वो स्किल बेस के ऊपर छोड़ते हैं, वो कोल्ड टर्की कभी भी नहीं छोड़ पाते। तहकीक से ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से साबित हैं कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं और टेक्निक के ज़रिए छोड़ते हैं, आप देखें ज़्यादातर लोग वज़न जब कम करते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर 3-4 किलो कम करना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द वो पूरे का पूरा वज़न दोबारा बढ़ा लेते हैं। तो तहकीक ये बताती है कि जो वार्म टर्की मेथड है ये दुनिया का बेस्ट और एस्टेब्लिश्ड मेथड है, और हम चूँकि एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ के अंदर और प्रैक्टिस करते हैं रोज़, लोगों को छुड़वाते हैं रोज सिगरेट, तो ये चीज़ बहुत ही सही बिल्कुल मानते हैं तलाल साहब। इसको कुछ कॉलर्स हैं वो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, क्या सवाल करेंगे? हाँ मैडम आवाज़ आ रही है। देखिए आप बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करती हैं, वेरी गुड। बात ये मैम कि ये इनिशियल स्टेज पे घर में ही पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को बहुत इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे अगर इसकी वो कर दी जाएगी हौसला शिकनी तो बहुत बेहतर होता है। देखें ये कंपनी 1-2 रुपया तो सिगरेट बेच के कमाती नहीं है, ये अरबों खरबों का कारोबार। उनकी वजह से पूरी दुनिया सिगरेट पी के मर जाए, उनके कान पे जू ही नहीं रखता। इवन के हेरोइन बेचने वाले भी ये समझते हैं कि अगर वो सारी दुनिया मर जाए हेरोइन पी के तो उन्हें परवाह नहीं, तो हमें सेल्फ अपनी प्रोटेक्शन बिल्कुल। अच्छा बड़ी खूबसूरत बात की कि देखें ना कि हौसला शिकनी होना कितनी इंपॉर्टेंट है। इस तरह इस फैक्टर पे भी बात करेंगे कि शुरू तो हमारे घरों से और बड़ी टीन एज में अब तो हो रहा है। सादिया एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम रिमशा, आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है और एक ये हमारे माशरे का बड़ा संगीन मसला है जी। तो मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि ये एक वो जो निकोटीन पैचेस होते हैं, कहते हैं कि आप बाजू पे लगा लें, तो भी वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं, या वो पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, तो हम इस तरफ आना ही चाह रहे थे बिल्कुल, और आप भी जाते हैं। सबसे पहले जरा क्विकली 2-3 चीजें डिस्कस हमें करनी है, तो थोड़ा सा रखेंगे। सबसे पहली बात ये पेरेंट्स जो हैं वो कितने ज्यादा जो है कंसर्न अपने बच्चों को लेके, क्योंकि अक्सर ये जो टीनेजर्स हैं बच्चे और जो स्कूल्स में कॉलेजेस में करते हैं तो वो छुप के स्मोकिंग करते हैं वॉशरूम्स में बाहर जाके, तो कैसे पकड़ा जा सकता है और इनको फिर किस तरह से जाना वो हौसला शिकनी हो इनकी? बहुत सारी स्टडीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि अगर घर में कोई एल्डर पर्सन स्मोक करते हैं, जैसे मैं पेरेंट्स अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा स्मोक करे? सही। तो ज़्यादातर कहते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि यू हैव टू बी द रोल मॉडल्स, कि आप अगर एक घर में स्मोकिंग हो रही है और उसी घर के बच्चे को कोई दोस्त सिगरेट ऑफर करता है तो उसके लिए इनहिबिशन नहीं होगी, कोई मसले की उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ हिज फादर और हिज ग्रैंडफादर स्मोक्स तो वो उसमें उस फैमिली में स्मोक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तलाल साहब आप क्या कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर? देखिए मेरी ये राय है कि जब कभी भी अगर आपका बच्चा सिगरेट पीता है और आपके नॉलेज में ये बात आ गई है कि आपका बच्चा स्मोकिंग कर रहा है जी, तो अगर आप उसको सिगरेट पीने के फ़ायदे या नुकसान बताना चाहते हैं तो वो उसको पहले ही पता है और उससे महज खिचखिच पैदा होती है। तो आपको थोड़ा पेरेंट्स को चालाकी से कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे कि वो मसले के हल की तरफ आए। जैसे कि वालिदैन ये सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा ये जो मुझे पता चला है कि ये जो आप सिगरेट पीते हैं तो क्या आपका अब इसको
पूरी ज़िंदगी पीने का इरादा है या आपको सिगरेट जो है वो क्विट करने का इरादा है, तो वो नेचुरली कहेगा कि सिगरेट क्विट मैं करना चाहता हूँ, तो मैं लाइफ टाइम नहीं पीना चाहता। तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि जो वो सिगरेट जो आप क्विट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो तरीक़ेकार काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस तरीके से आप उसके साथ जो बातचीत है उसकी राह हमवार करते हैं, और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा, डांट डपट, बेइज्जती या ऐसी कोई चीज़ नहीं करते, ताकि आप उसको हेल्प एक्सेप्ट कर सके, ऑफर कर सकें। बिल्कुल, और जब वो स्पेस जरा दिया जाए, वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा क्विकली, जो लोग यही चाहते हैं कि उनको जो निकोटीन जो सप्लीमेंट्स हैं वो दे दिए जाएं, च्युइंगम्स वगैरह रेकमेंड की जाती हैं, वो काम करती हैं तलाल साहब? डेफिनेटली काम करती हैं। शॉर्ट टर्म जब क्रेविंग होती है सिगरेट के लिए, और वैसे तो निकोटीन जो है वो कोई हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सिगरेट के मुकाबले में एक लेसर ईवल है। और जब सिगरेट कोई बंदा ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो कि दिन में 20 से 40 के दरमियान सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उनको शुरू के अंदर जो निकोटीन पैचेस हैं ये उनकी विड्रॉल मैनेजमेंट के अंदर इफ़ेक्टिव होते हैं, और जो च्युइंगम है ये भी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन च्यू करने से चूँकि स्ट्रेस होता है ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा जो पैचेस हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तदबीर है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली उन्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी लॉन्ग रन के अंदर, ताकि वो निकोटीन पैचेस के बगैर बिल्कुल। और बात सारी यही है कि आपकी जो ना वो किसी हद तक विल भी काउंट करती है, आपका एनवायरनमेंट काउंट करता है कि आप अपने घरों में जब आप खुद एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपके बच्चे उसके आदी नहीं बनेंगे। वही बच्चे आगे जाके बड़े होते हैं, वो सोसाइटी में जो है वो परमानेंट स्मोकर्स बनते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच तलाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तलाल महमूद साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जनाब, अब हम बात करेंगे कुछ इकॉनमी से रिलेटेड, और जिस तरह हम सूरत हाल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन से निकलकर अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंच चुका है, और सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होती जा रही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया भी कि ईरान में जो 60 के करीब इफेक्टीज़ हैं वो जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं केसेस, 10 लोग मर चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल संगीन है। अफ़गानिस्तान पहुँचने का ख़तरा है, पाकिस्तान पहुँचने का ख़तरा है। तो इसकी वजह से जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसके शदीद असरात हो रहे हैं। किस तरह से मुतासिर हो रही है, हमने देखा कि 24 फरवरी को स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई थी। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शराज हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा, खासी मंदी का रुझान देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स का यही हाल है। इस वक्त क्या सूरत हाल है शराज? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है, और कारोबार का आगाज़ ही जो हमें मनफी देखा गया, और इस वक्त इंडेक्स 100 से ज़्यादा पॉइंट्स कमी के बाद 37,000 पॉइंट्स की सतह पर जो है ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मार्केट में तकरीबन 2,000 पॉइंट्स का जो गिरावट है वो देखी गई। कल भी 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई थी, जबकि इससे कबल पीर के रोज़ 1100 पॉइंट्स मार्केट जो है वो डिक्लाइन कर गई थी। स्टॉक ब्रोकर से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है दुनिया भर की मार्केटों में, इससे सबसे ज़्यादा एशियाई मार्केटें मुतासिर हुई हैं। सिंगापुर, जापान, चाइना, सब तमाम तर मार्केटों में जो है वो गिरावट का सिलसिला देखा गया, और यही असरात मुकामी मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मार्केट में डिक्लाइन जो है वो देखा जा रहा है। अच्छा शराज, एक और चीज़ है कि हमने ये भी देखा कि सोने की कीमतों में 2 दिन पहले 2,000 रुपए तक इजाफा हुआ। इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर जो है ना कैसे स्टेबिलिटी आएगी इसके प्राइसेस में? जी बिल्कुल, जैसे ही हमने देखा कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू हुई, जो दुनिया भर के सरमायाकार हैं उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती चली गई, और मुकामी मार्केट पर भी इसके असरात हमें देखने को मिले, और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है सोना पहुँच गया। 96,000 रुपये की सतह पर फ़ी तोला सोना पहुँच गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कुछ इसमें कमी देखी गई, और इस वक्त जो फ़ी तोला सोना है मार्केट में
वो 95,150 रुपये की सतह पर पहुँच चुका है। गो कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा है और अगर अब पूरे साल का मवाजना करें तो 25,000 रुपये तक फ़ी तोला सोना महंगा हो चुका है, जिसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमतें और जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जिस तरह से शराज ने हमें बताया कि स्टॉक मार्केट का जो आगाज़ है वो ही मंदी से हो रहा है, और ये सिर्फ हमारी जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की उसके हालात नहीं है, ये जो है एशिया की तमाम मार्केट्स के हालात हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे शो में। मीर साहब, अब कोरोना का जो डर है, जो खौफ है, यकीनी तौर पर जहाँ पर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वहाँ इकॉनमी को सबसे बड़ा चैलेंज लाहिक हो चुका है इस वक्त, और जैसे कि कहा जा रहा था कि नेक्स्ट फेज़ में चाइनीज़ इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो मुतासर हुई है। इम्पैक्ट आप इसका कैसे देख रहे हैं तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर और एशिया की मार्केट के ऊपर ख़ास तौर पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये पैनिक ज़्यादा है और रियलिटी कम है, खुसूसन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुनिया के साथ इतना बड़ा ट्रेड नहीं है। अगर 2 या 3 ममालिक जिनको सब में ज़्यादा इफ़ेक्ट होना पड़ेगा वो चाइना, अमेरिका, चाइना, जापान या चाइना यूरोप के कुछ ममालिक में होना पड़ेगा, क्योंकि उनका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है। ठीक है, चंद का तो ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है। हमारा चाइना के साथ इतना ट्रेड नहीं है। वैसे भी हमारी इंपोर्ट्स बहुत कम हो चुकी हैं इस वक्त, 70-74% हमारी इंपोर्ट्स गिर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चाइना से ही ट्रेड करते थे जिसकी वजह से हमें परेशानी होनी पड़ेगी, मगर इस सेंस के इसका कोई इलाज नहीं है और हर जगह ये फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में सब में ज़्यादा जो इंडस्ट्री अफेक्ट होगी वो एयरलाइन एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री होगी, क्योंकि लोग इमीडिएटली ट्रैवल करना बंद कर देंगे, चाहे वो बिजनेस की वजह से ट्रैवल कर रहे हो या किसी और वजह से कर रहे हो। तो अगर मैं कुछ लॉसेस देखूंगा तो पाकिस्तान की एयरलाइंस जो हैं, जो लिस्टेड कंपनी हैं और इंटरनेशनली ट्रेड होती हैं, उनके लिए कुछ हो सकता है, या फिर जो होटल इंडस्ट्री है उसमें कुछ कमी आ सकती है। मगर जब एक दफ़ा कंटेजन कहते हैं इसको मार्केट में, जैसे कोई डिजीज कंटेजियस होती है, उसी तरीके से मार्केट में भी एक लफ्ज़ है स्टॉक मार्केट में जिसको कंटेजन कहते हैं। ये इस वक्त एक कंटेजन बन चुका है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट नीचे गिरी थी 2 दिन पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसने रिकवर किया, हमारी मार्केट नीचे गिरी। उनका 1000 पॉइंट नीचे गिरना इज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ डे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमें तो 400-300 मिलियन डॉलर की बात होती है कि अगर हमारी मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ जाए, उनकी नीचे आए तो 600-700-800 बिलियन डॉलर की बात होती है, क्योंकि उनकी मार्केट है बहुत बड़ी, 18 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अच्छा, तो मीर साहब एक और चीज़ जो काउंट करती है, हाँ, परेशानी की बात आप कुछ कह रहे थे, बताइएगा, फिर उस पर मजीद ऐड ऑन ये भी कर लीजिएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ ट्रेड, हम देखते हैं कि छोटी से छोटी और बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम चाइना से जो है ना वो मंगवा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि चीज़ों की कमी भी पैदा हो सकती है आगे जाकर, और हम वो चीज़ें भी फेस करेंगे, यहाँ पर महंगाई में भी इजाफा हो सकता है, ऐसा कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं यहाँ बैठ के मैं गलत दिलासे तो नहीं दे सकता ना आपको, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है और हमें तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है आगे चल के। ईरान, आप जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो आप और मैं कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकते थे कि खुम जैसी जगह के ऊपर ईरान में 50 आदमी एकदम अफेक्ट हो जाएंगे, 18 फौरन मर जाएंगे। वो इसलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़ायरीन जाते हैं, तो वो ज़ायरीन कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तभी तो ये हुआ है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। तो इस तरीके से तो आपकी जितने भी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो डिज्नीलैंड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, चाहे वो हांगकांग हो, तो हर जगह रुक जाएगा। और जी, पाकिस्तान में जो हम चीज़ें मंगाते हैं चाइना से, मेरे ख्याल में उसको तो काफ़ी हद तक रोक ही दिया गया है। तो मगर परेशानी मुझे पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है इतनी, सब में ज़्यादा।
हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। डिजीज़ की कंट्रोल तो जहाँ भी दवा बनेगी, इसका इलाज निकलेगा तो हम भी उसको कॉपी कर लेंगे या उनसे ख़रीद के, कॉपी का मतलब उनसे हम लेकर यूज़ कर लेंगे। मगर इस वक्त तो मेरे ख्याल में इसका एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था WHO की कि उसमें उन्होंने कहा था कि इसका असल इम्पैक्ट का पता चलेगा मई या जून के अंदर। सही। अच्छा मीर मोहम्मद साहब, एक और चीज़ है कि ईरान की सरहदों को बंद किया गया, तो अब जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी मंगवाई जाती हैं ईरान से, तो आप समझते हैं कि उसका भी बहरान हो सकता है आगे जाके? हमारी मेजर इंपोर्ट जो पेट्रोल की है या पेट्रोल प्रोडक्ट्स की है वो सऊदी अरेबिया से है। ईरान से तो ज़्यादातर वो बलूचिस्तान में चोरी का पेट्रोल आता है, तो मेरे ख्याल में वो टेम्परेरी रुक जाएगा। उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी नहीं चलती, ईरानियन पेट्रोल के ऊपर हमारी इकोनॉमी नहीं चलती। ठीक है। एक और चीज़ ये कि वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कर्फ्यू की बात अब हो रही है पाकिस्तान में, अब आप समझते हैं कि जो तमाम तर इक़दाम हैं और हालात के मुताबिक वो सारी चीज़ें की जा रही हैं इस वक्त? फाइनेंशियल कर्फ्यू ये जो है ना वो टर्म इस्तेमाल की जाती रही है पिछले दिनों कि फाइनेंशियल कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है और ये टर्म इस्तेमाल होती रही है बार बार। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी तो मैंने सुना है, पता नहीं किसी मईशतदान पिछले दिनों टीवी पर जो है वो बड़ा डिस्कशन रहा इसका, और साथ साथ चले ऐड ऑन इसको ये भी कर लेते हैं कि 160 अरब रुपए का जो है ना वो रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं, इस रिलीफ को आप एक्चुअली कितना समझते हैं कि इससे रिलीफ मिल सकता है आवाम को, और किस तरह मिलेगा, किन चीज़ों पर मिलेगा? देखें, दो चीज़ें होती है पाकिस्तान में, दो चीज़ें होती हैं। जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसमें से कीड़े निकाले जाते हैं, जब अच्छा काम नहीं किया जाता है तो उसमें से भी कीड़े निकाले जाते हैं। तो मेरी आदत किसी चीज़ में कीड़े निकालने की है नहीं, तो मेरे ख्याल में 160 अरब रुपए जो दिए हैं अच्छा इक़दाम है। आया कि ये कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ पे डिबेट हो सकती है। फिर इस चीज़ पे डिबेट हो सकती है कि आया पाकिस्तान के पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि 160 के बजाय 600 बिलियन रुपये दे सके। मेरे ख्याल में नहीं है। तो एक मतलब चंद लोगों को तो फायदा होगा ना। असल चीज ये देखी जाती है कि हम देखिए ना, जैसे आप इंसान कभी कहता है जी मैं खैरात करूंगा जब तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं आएंगे, जब मैं बहुत बड़ा घर किसी को बनाकर दे दूंगा। ये आपको छोटी छोटी चीजें भी करनी पड़ती है। किसी को 200 रुपए भी दे दें, किसी को 400 भी दे दें, अल्लाह आपको जब देगा तो आप घर भी बना के दीजिएगा। तो उसी तरीके से देखा जाएगा। फाइनेंशियल कर्फ्यू तो मेरे ख्याल में किसी एंकर ने कहा है, और उन एंकर्स ने शायद हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली हो, मैंने तो नहीं ली हार्वर्ड से। तो आज मैं नहीं, लेकिन बात यह है कि मीर साहब असल में जा रहा हूं मैं, हम उसी को क्लैरिफाई करने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि हमारा मकसद ही यहाँ पर होता है कि बड़ा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएँ, और आपको ऑन बोर्ड लेने का मकसद यही होता है कि जैसे आपने कहा ना कि कीड़े निकालने वाला मकसद नहीं होता है। तो सुबह सुबह हमने मायूसी नहीं फैलानी, डिप्रेशन नहीं फैलाना। आखिर में आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग कोरोना और क्या कहते हैं सोने की कीमतें, तेल, ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आगे रमज़ान भी है, इकॉनमी को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और हुकूमत को इसको किस तरह से डील करना चाहिए ताकि कंसर्न जो आवाम का है उसको रिलीफ मिले? प्राइस कंट्रोल। देखिए ना, सोना कोई खाता नहीं है। सोने की प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमीरों को फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, जो रोते हैं जी, हाई बहुत बन जाती है। पेट्रोल की प्राइसेस तो बहुत नीचे आ चुकी हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। मेरे ख्याल में पेट्रोल की प्राइसेस में काफ़ी कमी लाई जा सकती है, काफ़ी हद तक 8, 10, 15 रुपए तक की कमी लाई जा सकती है इस वक्त। रमज़ान आ रहा है, सब में बड़ी चीज़ मेरी नज़र में यह है कि हुकूमत को अशियाए खुर्दोनोश जो है उसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए। हालांकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर एक फेडरल कमेटी बनाकर, छापे कमेटी, वो कमीशन वाली बात नहीं कर रहा मैं कि जी 10 लोगों का कमीशन बना दिया, वो 18 महीने के बाद जवाबात देंगे। एक फोर्स बनाई जाए जो ऑन ग्राउंड हर जगह जाके प्राइसेस को कंट्रोल करे। ठीक है। हमारी इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक साइंस जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, मगर जब तक प्राइसेस को, खाने पीने की चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा मीर साहब, तो लोगों को यही लगेगा कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, और लोगों को जब रिलीफ मिलना शुरू होता है तो वो बहुत सारी चीजें और नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया
शुक्रिया मीर मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो बात करें, और बड़ा दिलासा मिलता है कि जब कोई इस तरह से कहता है कि इतना परेशान नहीं होना जितना कि हमें ख़बरों में हम अक्सर देख रहे होते हैं, और एंजाइटी जो है ना वो बढ़ती जाती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, तो डिफरेंट मूड्स होते हैं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज मेरा खामोश रहने को दिल चाह रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे जो डेली बेसिस के ऊपर जुमले होते हैं वो हम कहते हैं कि ख़वातीन कहती हैं ना कि आज तो मियाँ का मूड ठीक नहीं है, सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं यार बॉस का मूड ठीक नहीं है, छुट्टी नहीं मांगना आज। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कितने मैटर करते हैं हमारे मूड्स के साथ साथ, और जो सामने वाला है हमारे मौजूद उसका मूड आपके मूड को कैसे जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है। और फिर बहुत सारे लोग ये होते हैं कि आज तो मेरा जो है वो कुछ मज़ेदार सा मीठा खाने के दिल कर रहा है, और जैसे कि पीसीआर से बार बार मुझे आवाज़ आ रही है उनका पिज़्ज़ा खाने को मूड कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी जो है ज़िंदगी को, हमारी पर्सनैलिटीज़ को, और इन सारे मूड्स को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। इन चीज़ों पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। अली अब्बास हम में ज्वाइन कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वेलकम करेंगे अली को। साथ साथ उज़्मा सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम। साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। वेलकम डॉक्टर इमरान आपको भी। तो स्टार्टिंग विद इमरान साहब की हम बात करते हैं ना कि जनाब आज मेरा मूड बड़ा खुशगवार है। डिफरेंट मूड्स पे हम जो है आगे जाके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अच्छा मूड जब होता है तो वो कितना जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो मैटर करता है आपके लिए, और उसका इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर क्या होते हैं? पहले तो ये कि इस मुस्कुराते हुए इंट्रोडक्शन की वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तो जिस तरह आपने इस टॉपिक के बारे में बताया, और जो आपका जेस्चर था, जो आपका पोस्चर था, जो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, ये जो आपके होंठों पे मुस्कुराहट थी, और आंखें और लब जब एक साथ मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा असर देते हैं। मूड जो है वो इंसान है ख्यालात का मजमुआ। इंसान को 70 से 90 हज़ार ख्यालात दिन में आते हैं। इंसान के ये ख्यालात रजिस्टर होना शुरू होते हैं उसके डेटा में, हार्ड डिस्क में, जब वो 4 महीने का अपनी माँ की पेट में होता है। वो हमारा डेटा है। तो ये जो डेटा है ये ख्यालात की सूरत में होता है, और ये जो ख्यालात जिसको हम तसव्वुर भी कहते हैं, तसव्वुरात और ख्यालात, यही हमारे जो है एहसासात और जज्बात बनाते हैं। तो सीक्वेंस ये होती है कि हमारे ख्यालात होते हैं, ख्यालात के अंदर हमारे बेसिक जज्बात उभरते हैं, खुशी, गम, गुस्सा, नागवारी, डर, खौफ, ये सब जो है वो बनते हैं हमारे। ये इंस्टेंट बनते हैं ना, फौरी जिसको जो है वो कहते बनते हैं। जब ये जो हमारे जज्बात है इसको जब हम एक रीजनिंग देना शुरू करते हैं, एक मंतिक देना शुरू करते हैं, तो ये फिर हमारे जो जज्बात है ये एहसासात में, महसूसात की दुनिया के अंदर आते हैं। यानी थॉट्स, इमोशंस, फिर फीलिंग्स बन जाते हैं। सही। जो हमारे, जिसको आप मूड की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का बेटा कॉम्बिनेशन है। ये हमारी इमोशंस एंड फीलिंग्स यानी एहसासात और जज्बात का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे माहौल का, जो हमारी इन्वायरमेंट है उसका कॉम्बिनेशन है। ये हमारे अपने डेटा की जो क्वालिटी है उसका और क्वांटिटी उसके ऊपर है। फिर हमारे प्रोग्राम्स कैसे रिलेट किए, जैसे अभी आपने बात कही थी कि हमारे यहाँ बारिश और पकौड़ों का बड़ा हसीन इम्तिजाज है। जैसी बारिश होगी तो कहेंगे यार पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, मतलब राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे यहाँ खुशी का इजहार हमेशा लड्डुओं से होता था, यानी मिठाई से होता था। यार लड्डू कब खिलाओगे? आपको अगर बच्चा पैदा हुआ है लड्डू खिलाओ, पास हो गए हो लड्डू खिलाओ, तरक्की हो गई है लड्डू खिलाओ, निकाह हो रहा है लड्डू खिलाओ। तो इसका मतलब हमने मीठे के साथ उस खुशी को अटैच कर दिया है। तो ये भी जाहिर है हमारे, इसका मतलब हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज जो है वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। फिर हमारा माहौल, जो हमारे दोस्त किस तरह के हैं, किस तरह का मिजाज रखते हैं, उससे अगर हम उसके साथ बैठेंगे, अगर हमारे एक दोस्त है वो सिर्फ खुशगप्पियाँ करता है, सब लतीफ़े सुनाता है, सारे प्रैक्टिकल जोक्स उसके पास होते हैं, हमारी तवक्कात उसके साथ यही होंगी कि वो कोई गमज़दा बात नहीं करेगा, वो बैठेगा गुलछरे उड़ाने शुरू हो जाएंगे। या इसी तरह अगर हमारे स्कूल के अंदर कोई बच्चा होता था जो बिल्कुल होता था, आप कहते हैं यार ये रोतू बच्चा है, यार इसका मतलब
मतलब ये है कि हमारे एहसासात, जज्बात, हमारी मंतिक, हमारे अपने ख्यालात, हमारा माहौल, हमारे प्रोग्राम, ये सारे कॉम्बिनेशन मिलके एक चीज़ बनती है जिसको आप मूड कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उस्मा के, अभी जो डॉक्टर इमरान भी बात कर रहे हैं कि सामने वाले का मूड जो है वो आपके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस करता है कि अगर एक हैप्पी जेस्चर से आप बात करें, जैसे कि इमरान भी कहा, और फिर कोई मजाक करता है तो उसके साथ कोई बहुत ही कोई रोतू सी पर्सनालिटी के साथ आप बैठ जाएं तो आपको भी बड़ी ड्राउजी सी और जो है ना वो डिफरेंट सी फीलिंग आने लग जाती है। तो ये कितना मैटर करता है और ये जो है ना वो इन एनर्जीज़ को हम कैसे जो है ना वो शेयर करते हैं? पहली बात तो ये है कि जब हम मूड्स की बात करते हैं तो आपने जैसे इंट्रो में भी कहा कि मूड अच्छा होता है या मूड बुरा होता है। ऐसे ही हम ज़्यादातर अपने मूड को मॉरल पैमानों पे जज करते हैं, हम उसे अच्छा या बुरा कंसिडर करते हैं। हमें अपने मूड को आइडेंटिफाई नहीं करना आता और बहुत सारे लोग जो हैं अब जब भी पूछेंगे क्या हाल हवाल है, कैसे मिजाज हैं, वो कहेंगे अच्छे मिजाज हैं। कैसे मिजाज हैं? बस नॉर्मली मिजाज हैं। सो हमें सबसे पहले तो अपने मूड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम किस मूड को राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज़्यादातर हम में से जो लोग हैं वो इमोशनली इलिटरेट लोग हैं, हमें अपने मूड का खुद ही पता नहीं होता और हम ज़्यादातर एक्शंस के थ्रू अपने मूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या शो कर रहे होते हैं। और एक्शन, जैसे अभी बात हो रही थी कि हम खुशी का कोई मौका होता है तो लड्डू खाते हैं, तो ये हमारा एक्शन पार्ट है या बिहेवियर है जो कि अपेरेंटली नज़र आता है, लेकिन हम इंटरनली क्या फील कर रहे हैं हम इसको एक्सप्रेस करना कभी नहीं सीखते। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपने मूड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या मैं बहुत एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। खुशी की जब हम बात करते हैं तो उसके नीचे तकरीबन कोई 2 दर्जन किस्म के मूड हैं जो कि हर शख्स जो है वो अपने मुताबिक एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत जॉयफुल फील कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत एलिटेड फील कर रहा हूँ। तो हमें अपने मूड को एक्सप्रेस करना लफ्ज़ों की सूरत में आना चाहिए। सही। दूसरी जहाँ तक बात है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे ऊपर कितना असरअंदाज होता है। अगर हम किसी खुशी के मौके पर जाते हैं तो अगर बहुत अच्छा हम महसूस नहीं भी कर रहे, इंटरनली हमारा मूड कोई थोड़ा फ्लैट सा है, तो हम वहाँ पर जाकर अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। चेंज हो जाता है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, सराउंडिंग के अंदर अगर खुशी का माहौल है, शादियाने बज रहे हैं, सब लोग खुशगपियाँ कर रहे हैं, तो हमारा मूड भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारा मूड बहुत अच्छा है और हम किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पे कोई लेट्स से कोई फोतगी हो गई है, तो हम भी थोड़ा सा डिम फील करने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं। अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे मूड पर असरअंदाज होता है। बट जैसे ही हम उस इन्वायरमेंट में से निकलते हैं तो हम अपने न्यूट्रल मूड के अंदर फिर आना शुरू हो जाते हैं, जो एक्चुअली हम उस इन्वायरमेंट में जाने से पहले लेकर साथ चल रहे थे। अगर ये मूड हमारे ऊपर कोई 20% इफेक्ट करता है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर कोई मूड हमारे ऊपर 80% इफेक्ट करता है तो फिर हमें थोड़ा सोच विचार अपने बारे में करनी चाहिए कि हम माहौल का इतना ज़्यादा असर क्यों ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है ना कि जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था, एक तो मेरे साथ तो ये होता है कि जब सुबह सुबह, क्योंकि हम बहुत अर्ली जो है ना वो अपने दिन का आगाज़ करते हैं शो के लिए, आपके साथ कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए या आप जो है ना कोई आपसे अच्छे से बात ना करे सुबह में, या बस आप जो तो आपका सारा दिन एक तो वो मुतासर हो जाता है, या कोई चीज़ एक भी चीज़ ख़राब हो जाए तो हम एनर्जीज जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट और लो हो जाती है, फिर आपको कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये जो चीज़ें, सामने वाले का इम्पैक्ट आपके ऊपर जो है ना वो कितना मैटर करता है कि यार तुमने ये किया, इसकी वजह से मेरा देखो मूड कितना ख़राब हो गया। फिर वो बीवी का मूड देख के जो है ना शौहर बात करते हैं, शौहर जैसे डिमांड्स बीवियाँ जो करती हैं तो बड़ा मूड देखती है, अच्छा जी आज तो चेहरे पे स्माइल है, तोहफा ही मांग लेती हूँ। तोहफा मांग लेती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिक सैयदना मोहम्मद वसल्लम। इस पूरी साइकोलॉजी है ना जो, इसका मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बेहतरीन जुमला जो मैंने सुना ना वो हज़रत अली का कौल है। हज़रत अली फरमाते हैं कभी भी जो डिसीजन है वो आप गुस्से में ना करें, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप गुस्से में आप अपनी शख्सियत को खो देते हैं, आप अपनी शख्सियत के साथ नहीं होते। वो एक फेज़ आता है और फिर इंसान उस वक्त पछतावा करता रहता है। एक रिसर्च हुई थी, जिन लोगों ने कत्ल किए, एक शख्स गया जेल में, वो हवालात में सारे लोगों से पूछा, उस शख्स ने कहा, तमाम जब रिसर्च जो हुई तो उसके बाद जो उसका कंक्लूजन था वो ये था कि वो शख्स कहते हैं कि काश हमने अपने आप को 30 सेकंड जो है ना वो डिले कर लिया होता। अगर हम उस 30 सेकंड्स को डिले कर लेते तो आज हम इस हवालात में ना होते। 27 इमोशंस होते हैं,
और जो मूड है ये इजहार होता है इमोशंस का, और हमारे जो दिन में 5 जो फीलिंग्स हैं, जो 5 मूड हैं वो गालिब रहते हैं। एक इंसान को दुख होता है किसी पास्ट का जो उसने ज़िंदगी में चीज़ हासिल ना की हो, या उसको खौफ होगा आने वाले वक्त का कि मैं आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कब्र का अजाब होगा, मेरे से हिसाब किताब होगा, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। फिर एक मूड आता है जब इंसान खुश होता है, और एक मूड आता है जब लर्निंग मूड में होता है इंसान, कि इंसान को कोई भी चीज़ जो है ना बड़े अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है उन चीज़ों को। फिर एक मूड आता है जब इंसान रोमांटिक होता है, उसका दिल रोमांस करने को कर रहा होता है। तो ये 4-5 मूड ना इंसान पे गालिब रहते हैं। सही। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट मूड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, तो जो है अब वो मेरा मूड हो रहा है कि ब्रेक मूड आ गया तो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप भी हमें कॉल करके आज बता सकते हैं कि आपका मूड कैसा है, और आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिए। साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो डिफरेंट मूड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें हमारा एटीट्यूड क्या होना है, कंट्रोल हमें कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है सारी चीज़ों में, हम उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे कि मूड्स को कंट्रोल कैसे करना है, ख़ास तौर पे चलें जी, खुशी में तो अगर आप ओवर एक्साइटेड भी हो जाएं तो बुरा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आप नाच गा लेंगे, स्माइल करेंगे। सैड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला होता है कि आपने अपने गुस्से को जो है ना वो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, अपना मोबाइल तोड़ देते हैं। तो बहुत वो ओवर रिएक्शन, उसको कैसे कंट्रोल करना। और फिर एक और चीज़ कि बहुत सारे फैसले ले लिए जाते हैं गुस्से के अंदर भी और बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर भी, और उनको फिर हम बाद में उन पर कभी कभी पछतावा भी होता है। तो डॉक्टर इमरान, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन मूड्स को? देखिए, जैसे ख़ास तौर पे हर मूड को अलग अलग तरीक़ेकार होंगे, लेकिन जिस तरह आपने ये गुस्से की बात कही है, इसमें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है जो हम सब जानते हैं कि गुस्से की हालत में आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो आप लेट जाएं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना पॉस्चर चेंज कर लें। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ अपने ऑफिस में हैं तो आप अपनी सीट चेंज कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अपना डायरेक्शन चेंज कर लें, उससे भी आपको जो है वो, क्योंकि ये एनर्जी इधर है और इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो रही है, आप चेंज करेंगे, इसको नया प्रोग्राम जिस्म को रन करना पड़ेगा। बेहतरीन है अगर आप वो जगह छोड़ दें, उसी वक्त वो आप जगह जो है वो छोड़ दें। अगर आपके पास मौका है, सबसे बेहतरीन है आप वुजू कर लें। वुजू जो है वो गुस्से को उतार देता है। सही। आप जाएं और जाके आप वुजू कर लें, जो प्रॉपर ठहर के जो वुजू करते हैं आप हर अरकान के बाद दुआ करके आप वुजू कर लें, गुस्सा जो है वो उतर जाता है। बेहतरीन है कि अगर आपको जनरली प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इंसान खाली भी बैठा हुआ है और उसके किसी ख्यालात की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है, तो अपनी ज़बान जो है वो इस तरह तालू पे लगाना शुरू कर दे, क्योंकि ज़बान सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है गुस्से के अंदर, क्योंकि बोल पड़ता है और वो अल्फाज जो है वो ज़ाहिर है वो ट्रिगर कर जाते हैं और उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है। और इसी तरह जो है वो आपका हज़रत अली करम वजह का बहुत अच्छा जो है वो कॉल है कि ऐश में याद खुदा रखो, तैश में खौफ खुदा रखो। तो जब आपको अल्लाह से जो है वो आप लिंक रखते हैं अपने आप को, तो आपको एक खौफ होता है कि जी कोई ऐसी ज़ात है जो मुझे पकड़ सकती है, वो ज़ात है जो मुझसे बड़ी है, जो वो ज़ात है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। इस्तग़फ़ार जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं उनको गुस्सा कम आता है। जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेहतरीन है, बच्चों को खासतौर से बहुत जल्दी सिखाना चाहिए। बच्चे गिर जाते हैं एकदम इजहार कर देते हैं, चोट लग जाती है इजहार कर जाते हैं, धक्का देते हैं इजहार करते हैं। हम भी अगर ये वाले अल्फाज अपनी ज़ुबान के ऊपर मुस्तकिल तारी रखें तो भी जो है ये आ जाते हैं। आप देता है आपको जब कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हर काम किया करो, तो ये अर्रहमान और रहीम की ताकत इतनी है कि ये इंसान को ठंडा रखता है, क्योंकि रहमत है ना, रहमान और रहीम दोनों रहमत है। तो आप अगर हम अपनी आदत इस तरह बना लें कि हर छोटा काम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। अभी जो है वली अब्बास ने भी प्रोग्राम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। तो जब हम अपनी आदत इस तरह बनाते हैं तो इन लोगों में आपको नजर आएगा कि ये अपने गुस्से को मैनेज कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हर इमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर इमोशन पॉजिटिव इमोशन होता है। ये बात याद रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज जरूरत के तहत हक पे पर्पसफुल पैदा की है।
हर इमोशन पॉजिटिव इमोशन होता है, जब वो अपनी इंतहा से बढ़ जाता है तो नुकसानदेह हो जाता है। अगर गुस्सा नहीं आएगा तो मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने दीन, अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करूंगा? फिर तो मैं बेइज्जती हो जाऊंगा ना, कि अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो इसलिए हर जो एहसास है, वो हर जज्बा जो है वो मस्बत होता है, उसकी जो लिमिट है, जो एतदाल पसंदी है, वहां से अगर वो निकल जाता है तो फिर वो नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। नाइमा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं ये वालेकुम अस्सलाम, आपसे जैसे आप लोगों की गुफ्तगू मूड के हिसाब से हो रही है कि मेरा भी मूड जब कभी अच्छा हो तो अचानक मूड जो है सर्कमस्टांसेस से कभी तो इस पर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो इसके हवाले से बताना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, ये जो आउट ऑफ कंट्रोल आप हो जाते हैं, हम उसी पे बात करें। एक और चीज़ ये कि कहते हैं ना कि ये उठा के मैंने कप फेंक दिया तो बस मुझे सुकून हो गया, मोबाइल दे मारा तो बस अब जो ना वो स्ट्रेस एकदम से लगता है कि आप बस ठीक है, गुस्सा निकल गया, गुस्सा किसी चीज़ पे निकाल दो, ये बल्कि ट्रेनिंग होती है, निकाल दो अपना गुस्सा जैसी। तो ये कंट्रोल में जो रखना है, नाइमा भी जो बात कह रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं गुस्से में। अच्छा, हमें पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। हमें चैनलाइज करने के तरीकाकार जो है वो सीखने की ज़रूरत है। नंबर 2, कोई भी शख्स जो है वो ये समझता है कि वो खुद ही इन चीज़ों को मैनेज कर लेगा। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने गाड़ी चलानी सीखनी है तो आप किसी से हेल्प लेते हैं, ऐसे शख्स से जिसको गाड़ी चलानी आती हो, या आप किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं ताकि आपको गाड़ी चलानी आ जाए। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट कैसे की जाएगी, कहाँ पर आप पाँव रखेंगे, कैसे आप क्लच को छोड़ेंगे ताकि गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने की तरफ जाए। फिर आपको थोड़े अरसे तक प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगी, तो एक दिन आएगा आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अपने जज्बात को चैनलाइज करने के लिए भी हमें एक सर्टन स्किल ऑफ सेट की ज़रूरत होती है ताकि हम उन्हें चैनलाइज करना सीखें। एंगर की जहाँ तक बात है, पहले ये माहिरीन कहते थे कि आप एंगर जो है वो किसी बेजान चीज़ पे निकाल दें, जैसे पिलोज़ के ऊपर अगर आप निकाल दें तो आपका गुस्सा जो है वो मैनेज हो जाएगा। जबकि अब माहिरीन ये कहते हैं कि आपका गुस्सा जो है वो चैनलाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसे पिलोज़ के ऊपर निकालें, बल्कि आप कोई पॉजिटिव डायरेक्शन उसकी देखें कि पॉजिटिवली आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आपकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज होगी। बुनियादी तौर पर अगर हम अपने गुस्से को लफ्ज़ों में एक्सप्रेस कर दें तो फिर एक्ट आउट करने तक की नौबत नहीं आती। लेकिन जब हम लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं करते और हम ये मानते नहीं हैं कि हम गुस्से में हैं, और गुस्से की बुनियादी वजह है गुस्सा एक बिगर इमोशन है, उसके नीचे कुछ फीलिंग्स का मंबा है। आम तौर पर गुस्से के नीचे 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं। नंबर 1 कि कोई शख्स हर्ट होता है तो उसे गुस्सा आता है। नंबर 2 डिसअपॉइंटमेंट होती है, मायूसी होती है तो उसे गुस्सा आने की तरफ जाता है। जब हम चीज़ों को फीलिंग्स लेवल पे डील करते हैं तो फिर हम बिगर इमोशंस को एक्सपीरियंस उतना नहीं करते, और अगर करते हैं तो हम फिर उसे मैनेज भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, कॉलर है मिसेस नदीम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा है, क्वेटा से मैं बात कर रही हूँ। मेरा बेटा है 22 इयर्स का जी। उसका मूड डिसऑर्डर का प्रॉब्लम चलता है, किसी वक्त एकदम से हाइपर एग्रेसिव हो जाना और किसी वक्त एकदम से डिप्रेशन में चले जाना। और इसके साथ एक प्रॉब्लम है पिन, कि पिन बस एक जगह अटक गई है, वो चीज निकल ही नहीं रही माइंड से। हालांकि खुद भी चाह रहे हैं, बाकी लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन वो पिन नहीं निकल रही माइंड। बिल्कुल उज़्मा मेरे ख्याल ये जो पिन की बात कर रही हैं ये एक्चुअली ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जिस पे कोई बंदा स्टक हो जाता है और बार बार वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो उसके जहन में आती हैं। उसके लिए उस लूप में से निकलना मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये याद रखना चाहिए कि मूड डिसऑर्डर हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते, हमें किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मदद लेने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि आपके उस स्टक थॉट्स को ब्लॉक करती हैं जो नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव है आपके लिए, और आपको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग को सीखना। इतनी अर्ली एज है तो उसके आगे तो पूरी जिंदगी है, तो उसको जो है ना वो फौरी तौर पे सीरियस लेना चाहिए। आपको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना सीखनी होगी कि इन नेगेटिव थॉट्स को अल्टरनेटिव या बैलेंस थॉट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो नॉर्मल, जैसे आप रैंडम थॉट्स आपको आ रही हैं नेगेटिव, तो वो वैसे आना आपको शुरू हो जाए। ये जो सुई अटक जाती है एक तो किसी भी मामले के ऊपर, ये भी मेरे ख्याल से मूड पे ही डिपेंड करता है।
या हम इसको यहाँ पे फॉल नहीं करेंगे? अच्छा, मुझे डॉक्टर इमरान की बात से बड़ी अच्छी लगी कि जो गुस्सा है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आना चाहिए। आप गौर करें, कभी इंसान और जानवर में जो बुनियादी फ़र्क है, अगर आप किसी कुत्ते को पत्थर मारेंगे वो फ़ौरन रिएक्ट करेगा, और इंसान को खुदा ने ये सलाहियत दी है कि वो लॉजिकली उस बात को अंडरस्टैंड करे और अपने बात को अंडरस्टैंड करते हुए उसको रिएक्ट करे। सबसे बेहतरीन इसमें कंट्रोल में जो बात है वो आती है डिले की। आप चीज़ों को डिले कर दें। जैसे ही आप डिले करते हैं और आप सो जाते हैं, जब आप सोते हैं तो आपकी रूह आपके तन से जुदा हो जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं दोबारा रूह आपके अंदर आ जाती है, तो फिर आप यू आर अ वेरी फ्रेश पर्सन। इसीलिए आपने जब कहा ना कि मालिक का हर वक्त मूड देखना पड़ता है, और कहते हैं कि अगर छुट्टी देनी है या इंक्रीमेंट की बात करनी है तो पहले मालिक का मूड देख लिया जाए। अगर मालिक के अपने मुताबिक, अगर उसके मुताबिक बात करनी हो तो मालिक हर वक्त अवेलेबल होता है अपने फ़ायदे के लिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि इस वक्त जो शख्स है वो दुखी मोड में है, खुशी के मोड में है, रोमांटिक मोड में है, लर्निंग मोड में है। उसको असेस करके आप अपना फिर जो प्रपोज़ल पुट करेंगे उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका प्रपोज़ल जो है वो माना जाए। सही। अच्छा डॉक्टर इमरान, जब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी जो कॉलर थी मिसेस नदीम, उन्होंने भी कहा कि बच्चे के साथ उनके मूड स्विंग्स होते हैं और वो सारी चीज़ें, तो बच्चों, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम जब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के अंदर होती हैं, तो बच्चों को जो है वो किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अर्ली ये सारी चीज़ें सीखते हैं, मूड मैनेजमेंट या इसको कंट्रोल करना है, जो भी लफ्ज़ आप इसको कहेंगे देना चाहें दे सकते हैं, वो कैसे बच्चों को हम लोग ट्रेन करें? देखिए, बच्चे जो है वो उनकी मंतिक अभी डेवलप हो रही होती है, तो उनके जो इनके इमोशंस हैं उनकी मंतिक का समझाना वालिदैन का काम होता है। बच्चे जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर लेट गो कर देते हैं। आप बताऊं, अगर इंसान को अपने मूड मैनेज करने हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जो लोग दरगुजर ज़्यादा करते हैं वो बहुत आसानी से अपने मूड्स को मैनेज कर लेते हैं। मूड को मैनेज करने का नाम है लेट गो करना। कितनी जल्दी आप लेट गो करते हैं, कितनी जल्दी आप फॉरगिव करते हैं, कितनी जल्दी आप इग्नोर करते हैं, ये क्या मतलब है कितनी जल्दी आप क्लीन करते हैं। बच्चों को तो बहुत समझाना बहुत अच्छा है कि बेटा क्या हुआ था जी, ये हुआ था, पेपर के ऊपर लिखो, रबड़ से मिटा दो। अच्छा, मिट गया, वेरी गुड। इसका मतलब आपने लेट गो कर दिया। आप इसको आपने क्या किया, वर्बलाइज करने की मैं बात कह रहा हूँ, मैं बड़ों के लिए भी ये मशवरा दे रहा हूँ। आप अपने ख्यालात को अल्फाज दे दें, यानी जो ख्याल आ रहे हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर हो रहा है, आप इसको बोलना शुरू करें, ये चला जाता है। आप इसको लिखें, उसके बाद फाड़ के फ्लश कर दें, ये जो है वो चला जाएगा। लिखने की आदत हुआ करती थी रोजाना रात को, और सारा जो एंजाइटी और आपका डिप्रेशन बहुत अच्छी होती थी, बेहतरीन होती थी कि आप इजहार ऐसे ही था, इजहार कर दिया करते थे। तो इसका एक बात तो ये हो गई कि आप जितनी जल्दी अपने आप को लेट गो करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप अच्छा मैनेज कर लेंगे। मैं तो बाद में बड़े हो के ना वो डायरियां फाड़ दी कि मैं कितनी बेवकूफाना बात उसमें लिखती थी। तो यानी अगर वो चीज अगर आप उस वक्त किसी को कहें तो आप कितने बेवकूफ लगते हैं। हाँ ऐसे ही है, जला दे उनको, फाड़ दे। नहीं, मेरा पॉइंट ये कि उसके अंदर जो काबिल एतराज चीज़ है वो फाड़ दें, लेकिन अगर कोई और शरारतें हैं वो रखें, क्योंकि जब तक हम अपना बचपन अपने अंदर रखेंगे हम जहनी, जिस्मानी, रूहानी तौर पर भी जवान ही रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज शुक्र है। हम लोग जब तक अपनी चीजों को शुक्र नहीं करेंगे और बच्चों को शुक्र भी सिखाएंगे। एक बेटा क्विकली मुझे एक बात बतानी है, खवातीन पे खास तौर पे ज्यादा असरअंदाज होती है, लेकिन मर्द हजरात पे भी होती है। ये है जिस्मानी सेहत पे, खास तौर पे गुदूदाना निजाम, जिसको हम एंडोक्रिन सिस्टम कहते हैं। जब ये आपके गुदूदाना निजाम डिस्टर्ब होता है, चाहे थायराइड हो, चाहे आपके इंसुलिन हो, चाहे आपका लुबलबा हो, चाहे ओवरीज हो, ये सारी चीजें जब आपकी थोड़ी एक में एक भी डिस्टर्ब होगा, आपका जिस्मानी निजाम डिस्टर्ब होगा और वो डायरेक्ट मूड के ऊपर जो है वो अटैक करता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं चाहूँगी डॉक्टर इमरान भी ज़रा इस पे बताएं कि ये जो हम कह देते हैं कि जनाब खामोश रहो आसपास, या कोई आके बात ना करे, तन्हाई पसंद आप किसी लम्हे में आके हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त करना चाहिए आपको, और सामने वाले को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उसको थोड़ी स्पेस दे देनी चाहिए लोगों को। जी डॉक्टर इमरान।
100% आपकी बात दुरुस्त है कि सामने वाले को 100% आपकी बात दुरुस्त है कि सामने वाले को स्पेस दे देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि ये गैप जो अगर 10, 15, 20, 25 मिनट का है तो ये बहुत एहसन है और हमें लेना चाहिए। 10 मिनट का, 15 मिनट का हमें एक स्पेस लेना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि मुझे स्पेस दे दो, और या मैं जब किसी से बात नहीं करना चाह रहा, तो वो सब मोबाइल फ़ोन भी बाहर रख के आना चाहिए आपको। यानी ये ब्रेक जो है ये सीखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगर आपके साथ है तो फिर आप अभी भी जो है वो स्टिमुलस मजीद ले रहे हैं, डेटा मजीद ले रहे हैं। ये जब ओवरलोड होता है ना बंदा ख्यालात का, जब ये रेस्टिंग मोड है, एक तो पहली बात ये कि स्पेस दे देना चाहिए, बंदे को भी स्पेस लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि वुज़ू बेहतरीन चीज़ है जहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। प्लस अगर आपको ये ब्रेक लेना है तो आपका पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रेट ऐसे बैठे, आपके शोल्डर अगर स्ट्रेच हो, चिन आपके ऊपर हो और ऐसे आप बैठे और आप मुझे इस पोस्चर में कोई गम की बात सोच के बता दें, कोई गम आप इस पोस्चर के अंदर सोच के बता दें, आपको नहीं आएगा। आप नेगेटिव थॉट ला ही नहीं सकते इस पोस्चर के अंदर। तो आप 5 मिनट यहाँ पे बैठे, आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। सेम अगर आप इस तरह बैठे हैं तो आप कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी, कोई खुशी, कोई एनर्जेटिक ख्याल ला नहीं सकते, खुशी का ख्याल नहीं ला सकते। तो मोस्टली मोबाइल फोन के ऊपर कैसे बैठे होते हैं? ऐसे बैठे होते हैं, सही कह रहे हैं। तो ऐसे बैठे होंगे तो आप कोई भी पॉजिटिव जो है वो ख्याल ला नहीं सकते। तो हमारी जो जिस्मानी पोस्चर है, जो हमारी जिस्मानी मूवमेंट है, आप याद रखें इमोशन के पीछे मोशन होता है। मोशन इज एक्शन। तो आपका ये जो जिस्मानी हरकत है या जिस्मानी पोस्चर है, अगेन अगर आप इसको एनवायरनमेंट के साथ ऐड करें, आप अगर बाग में बैठे हुए होंगे, ताज़ा हवा चल रही होगी, आप अकड़ के चल रहे होंगे, गहरे सांस ले रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो है निकल रही होंगी। लेकिन आपने एक स्पेस लिया है और अंदर भी जाके आप एक इंतहाई गमज़दा रोता पीटता गाना सुन रहे हैं, तो उससे तो आप इस कैफियत से बाहर नहीं आएंगे ना, मजीद जो है वो अंदर ही जो है वो चले जाएंगे। तो आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो ब्रेक ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और कैसे बैठे हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि जब मूड होता है तो आप अच्छा मूड फील, हैप्पी होते हैं तो अच्छा खाना खाने को दिल करता है, सैड होते हैं तो खाना खाने को दिल नहीं करता है। तो और फूड कितना मैटर करता है आपके मूड को अच्छा बनाने में? उसमें जब भी हम लो फील करते हैं तो यूजुअली डिप्रेशन के अंदर या लो फीलिंग्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि फूड से थोड़ा डिस्टेंट हो जाते हैं, खाना कम खाने को तरजीह देते हैं, अकेले रहने को दिल चाहता है। सो बहुत सारे इमोशंस और बिहेवियर्स आपको एक्यूमुलेटिव होकर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब कोई खुशी का मौका होता है तो हमारा कल्चर भी एसोसिएट करता है कि खाबे ज़्यादा हों, खानों की तरफ ज़्यादा जाएं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसी तरह जब दो दोस्तों में मुलाकात होगी तो उन्हें एक ही सोच नज़र आएगी कि किसी रेस्टोरेंट पे चलते हैं। हमारे यहाँ रवाज नहीं है कि दो दोस्त ये चाहें या ये सोचें कि अच्छा वॉक के लिए चलते हैं और गपशप लगाते हैं, अच्छा किसी जगह को नई को एक्सप्लोर करते हैं। सो ये कल्चर भी कुछ डोमिनेट करता है कि हमारी चॉइसेस जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर तरह की हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हीं चॉइसेस के पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे जो कहेंगे कि मैंने कोई मीटिंग करनी है तो वो कहेंगे अच्छा आप लाइब्रेरी आ जाए, वहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं। ज़्यादा लोग कहेंगे कि अच्छा रेस्टोरेंट चले मीटिंग करते हैं, या मेरे ऑफिस आ जाइए कॉफ़ी में अच्छी पिलाऊंगा आपको तो मीटिंग करते हैं। सो सर्टन चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमें अपने कोर बिलीव्स को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लेट्स से अगर किसी का मूड बहुत जिटरी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि पीछे कोर बिलीफ क्या है। ठीक है, जैसे बीवियां जो हैं वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा झिझक के या मूड देख के इसलिए बात करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी हैसियत बराबरी की नहीं है। वो अपने हस्बैंड से अगर कोई बात करेंगी तो ज़रूर कोई नेगेटिव थॉट आएगी। यानी अगर परसेप्शन आपका नेगेटिव है अपने स्पाउस के हवाले से तो फिर आप उसका मूड देख के बात करेंगे। लेकिन अगर आपका परसेप्शन अपने स्पाउस के हवाले से पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है, डिसेंट इंसान है, चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छा करता है, तो आप फिर उससे बिला झिझक अपनी बात जो है या जो भी आपके दिल के अंदर है वो उसे बिला झिझक बता सकते हैं। सो कोर बिलीफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कोर बिलीफ आमतौर पे हमारे 6 साल की उम्र तक बन चुके होते हैं, हमारी अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में और जनरली दुनिया के बारे में। बिल्कुल, यू आर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बीवी को मूड देखना पड़ता है, मेरे ख्याल से अब तो हस्बैंड्स को भी मूड देखना पड़ता है कि मेरी बीवी का इस वक्त मूड क्या है। आपने खुराक का जिक्र किया ना, इस खित्ते में ना मसाला जात बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये जो खुराक है ना, ये इंसान के दिल, दिमाग और इमोशंस पे बहुत गहरा असर डालता है। जैसे ही आप गर्म इलाका है ये वैसे भी, और मौसम, ये दो चीज़ें इंसान को बड़ा कंट्रोल कर रही थी। अब देखिएगा आप, गर्मी आ गई हैं
अब आपको ऐसे ही लोगों में चिड़चिड़ापन और एक मुसीबत ज़्यादा चेहरा जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, झगड़े इसमें ज़्यादा होते हैं। तो अब ये अब आपने कंट्रोल करना ना अब इसको, अब आपने ज़्यादातर ऐसे जगह पे वक्त गुजारना है जो कि ज़रा बेहतर हो इन्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर इमरान, आप क्या कहेंगे, मूड को स्टेबलाइज रखने के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। ठीक है, हो गया, बात करते करते गायब हो गया। जी डॉक्टर इमरान, मूड को स्टेबल रखने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? करते करते गायब हो गया तो है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा सर जी, तो अब आप एक तो फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज करें, वॉक ज़्यादा करें, उससे आपका मूड बेहतर होगा क्योंकि आपके अंदर अच्छे केमिकल्स एंडोर्फिन्स जो हैं वो पनप रहे होते हैं। दूसरा, खाने पीने में एहतियात करने की तरफ जाएं, पानी ज़्यादा कंज्यूम करें। 8 घंटे की नींद अगर आप हर रोज़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो मिजाज के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने की तरफ जाएंगे। इसके अलावा जनरली एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने की तरफ जाएँ, और जब भी कोई मसला हो तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने से मेरे अंदर स्किल्स जो हैं वो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, मुझे चीजों को मैनेज करना और आ जाएगा। ऐसा ही है। सो ये 5 चीजें, और अगर अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश करें ताकि आप हर तरह की सिचुएशन को डील कर सकें। यहाँ पर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। उसमें आप आए, अली आपने वक्त दिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आप सबके आने से मेरा मूड जो है ना वो बड़ा जबरदस्त और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। और सब सवेरे पाकिस्तान में जब हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होते हैं, फीडबैक देते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम सबका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, हमारी पूरी टीम हेल्दी फील करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।